नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब लगातार भारत की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार भारत की विदेश नीति पर बड़े सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था, पश्चिम एशिया में रहने वाले लोग और साथ ही साथ भारत की तेल की दामों को लेकर लगातार ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत का उन तमाम चीजों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या जो लोग पश्चिम एशिया में रहते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं फॉर्मर रेसिपी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त युद्ध की घड़ी चल रही है, सैन्य संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग के अंदर सब चीज़ जायज़ होती हैं। जो इस टाइम जंग चल रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों जंग के मैदान के अंदर कूदे हुए हैं। उधर रशिया यूक्रेन कूदा हुआ है। तो पूरी दुनिया एक तरह से जंग की चपेट के अंदर है और इसका असर इन तीनों या 5 कंट्रीज़ पर नहीं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से वहाँ पर कब्जा कर लिया, ईरान ने कहा कि वहाँ से जहाज़ नहीं जाने देंगे, किसी भी तेल के जहाज़ को नहीं जाने देंगे, तो ये जहाज़ घूमकर दूसरे रास्ते से आएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट का फ़र्क आम आदमी के ऊपर, जिसको रोटी रोजी कमानी है, उस तमाम के ऊपर पड़ेगा। पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड होने वाली है। परंतु इंतजार इस चीज़ का है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार की आहट है, क्या पूरी दुनिया इस जंग के अंदर कूद सकती है, क्योंकि अभी जंग का 5वां दिन है और जिस तरह से जंग लगातार चल रही है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहाँ तक भारत का रोल है, भारत का रोल इसके अंदर बहुत अहम है। भारत एक तटस्थ नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा है और हम कभी भी नहीं चाहते कि जंग हो। हमने हमेशा शांति की अपील की है। परंतु जिस तरह से ईरान ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान का साथ दिया, और टर्की से तो उम्मीद ही नहीं थी, टर्की ने भी साथ दिया, तो ये लगा कि शायद ये केवल और केवल मुसलमान वर्सेस मुसलमान वाला मामला है, शिया सुन्नी वाला मामला है। परंतु जहाँ धर्म की बात आती है तो वो सब एक है और हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं। इस ईरान की जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना जनसंख्या इंडिया की है। भारत के अंदर उससे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर शिया मुसलमान रहते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर शियाज रहते हैं। उनके अंदर इस बात को लेकर रोष है कि खामेनी की जिस तरह अमेरिका ने उनके 38 तमाम कमांडर्स और उनके नेताओं को एक रात में सेकंडों के अंदर ध्वस्त कर दिया, तो उनको एक बहुत बड़ा शौक और धक्का था। परंतु दूसरी तरफ एक खेमा खुशी मना रहा है कि ऐसे कपटी किंग से, कपटी राजा से, कपटी धार्मिक गुरु से, जो केवल कट्टरवाद और एक जहर उगलता था, वहाँ आम आदमी का जीना मुश्किल था। कोई लड़की आम तौर पर एक मॉडर्न विचार नहीं रख सकती थी, ना पर्दे से बाहर आ सकती थी। यदि आती तो उसको मार दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्दे के अंदर रह गई, वो आ नहीं पाई। अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि पर्दे की आड़ के अंदर हजारों लड़कियों का, आदमियों का कत्ल किया गया और उनकी कोई सुनवाई, कोई अदालत नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो एक खेमा बहुत खुश है कि ऐसे अंत छुटकारा हुआ। उसी तरह जिस तरह से आपने देखा कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, उसी तरह की खुशी लोग मना रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग रो रहे हैं, उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। भारत में भी एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो इन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। परंतु एक तरफ दूसरा वर्ग वो भी है कि ऐसे कट्टर निजाम से पूरे ईरान को, पूरी दुनिया को छुटकारा मिला, जिसकी वजह से दुनिया कगार की जंग मोड़ पर थी और उसका हश्र आज ईरान देख रहा है। और आने वाला समय ईरान के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यदि वो कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाता या शांति वार्ता में शामिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया की निगाह इस चीज़ पर है कि ईरान का रुख क्या होगा, क्योंकि ईरान के पास अब लीडरशिप खत्म हो चुकी है। केवल और केवल खुमैनी के लड़के को लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिसका ना कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है, ना कोई धार्मिक उसका बहुत बड़ा एक चेहरा है। तो आने वाला समय ईरान के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्या जो किंग पहलवी हैं, जो अमेरिका में निर्वासन की ज़िंदगी में जी रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद भी की है कि मैं वापस ईरान आऊँगा और वहाँ से पुरानी जो हमारी सभ्यता है, क्योंकि 78 तक ईरान के बारे में माना जाता था कि बहुत ही एडवांस कंट्री है, पूरा यूरोपियन स्टाइल था। परंतु इस कट्टरवाद ने उसको बिल्कुल मुल्ला मौलवियों वाला तरीके से ढकोल दिया है। पूरी जो वहाँ की महिला जाति हैं बिल्कुल एकदम पर्दे के अंदर, बोरे के अंदर कैद कर दी गई हैं। अभी पीछे जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे, आपने देखा कि लड़की किस तरह से अपना कपड़ा उठाकर सिगरेट जला रही थी और उसकी
खोमेनी की फोटो से जला रहे, तो वहाँ इस हद तक लोग परेशान हैं। तो आने वाला समय ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग और इंतजार करने वाला समय है कि ये किस करवट ऊँट बैठता है। जी सर, जिस तरह से खामनेई की मौत को लेकर जो है भारतीय मुसलमानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है, उसको लेकर भी अब इसी देश के एक दूसरा दबका है वो सवाल उठा रहा है, क्या भारत के मुसलमानों के लिए धर्म पहले है या देश पहले है? देखिए, जो भारत के जो मुसलमान हैं उनको इस तरह से बहकाया फुसलाया गया है बहुत लंबे समय तक कि वो उससे निकलने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो वो मुसलमान को औरंगजेब की औलाद तो है नहीं, वो भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही रहे। अब वो कहते हैं हम औरंगजेब या किसी दूसरे कंट्रीज़ की पैदाइश नहीं है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र था पहले से ही। जो मुग़ल शासन था उससे पहले तो हज़ारों साल हिंदू शासन रहा, तो ये मुसलमान कहाँ से अचानक पेड़ से टपके नहीं है, परंतु जिस तरह बहका कर फुसला कर रखा गया, तो ये एक ज़रूर सवाल पैदा होता है कि यार ये जो नकली मुसलमान हैं, जिनको कहोगे बने बनाए मुसलमान हैं, क्या वो बहुत समय तक टिक पाएंगे इस तरह की चीज़ों के अंदर? क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनको भड़काती रहती हैं, उनको अपने वोट के लिए अपना उनको एक रूप अपना एक देती रहती हैं कि वो किस तरह से उनके खेमे में बने रहें। परंतु जो भारत के मुसलमान हैं अब धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों को समझने लगे हैं। उनको पता है कि केवल वोट की राजनीति के लिए ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ तरह तरह से उनको लुभावने वादे और तमाम चीज़ें करती रहती हैं। आने वाला समय मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं वो इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और समझने के बाद में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि देश पहले है और बाद में धर्म है। हिंदू किसी भी लीडर से पूछो या मेरे से पूछो, मैं तो रिटायर्ड अधिकारी हूँ, मेरे लिए देश पहले है, हिंदू धर्म बाद में। मैं देश को ऊपर रखता हूँ, तिरंगे झंडे को ऊपर रखता हूँ, बाद में मेरे देवी देवता और मेरे भगवान हैं, क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ। मेरी जिम्मेदारी तभी पूरी होगी, मेरे भगवान मेरे आराध्य तभी खुश होंगे जब मैं अपने झंडे की इज्जत कर पाऊंगा। भगवान की इज्जत तभी मानी जाएगी। जी सर, इस तरफ जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस दौरान जो है विपक्ष भारत की विदेश नीति पर भी जो है तमाम ऐसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जहां एक तरफ क्या हम इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रणनीतिक चुप्पी बोलें या फिर ये कोई मजबूरी है इस देश के लिए, जो किसी एक देश के पक्ष की तरफ से जो है भारत इस समय बात नहीं कर पा रहा? देखिए, ये एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है और डिप्लोमेटिक जो कूटनीति होती है वो एक बड़ा जटिल विषय है। और ऐसे समय में जब कई ऐसे पावरफुल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना दूर से वो भी वॉच एंड वार्ड की पोजीशन पर है, पाकिस्तान तो बर्बाद है, उसका तो हिंदुस्तान से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, परंतु पूरी दुनिया अभी इसी इंतजार में है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस बड़े कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, नाटो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में हिंदुस्तान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब दो हाथियों की लड़ाई लड़ी जा रही हो तो उसके बीच में अपनी गर्दन नहीं फंसानी चाहिए। तो हिंदुस्तान की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अब अपनी नीति के पत्ते हम जब खोलेंगे, जब तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से जो है ये युद्ध का घड़ी चल रही है इस दौरान, जहां एक तरफ जो है तेल की कीमतों को लेकर बात हो रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था और जो भारतीय पश्चिम एशिया में रहते हैं, क्या उन पर कोई विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा इन युद्ध के बीच? बिल्कुल, क्योंकि तेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरी दुनिया आज निर्भर करती है। अब जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा किया गया तो ये कहा गया कि वेनेजुएला से हम लोग तेल लेंगे। अब जैसे ही ईरान से तेल का मामला खत्म होने के कगार पर वार के ऊपर रशिया ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया कि हम आपको तेल देंगे। तो तेल एक बहुत बड़ा इशू है पूरे पश्चिम एशिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो आने वाला समय तेल की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरफ लेके जाएगी, परंतु हमें अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री पर, फॉरेन जो मंत्री हैं, भारत सरकार पर पूरा यकीन है। जयशंकर जो हमारे इस टाइम मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़े डिप्लोमेट्स हैं, IFS ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बड़े मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस हैं। मोदी जी की डिप्लोमेसी अपने आप में एक अलग तरह की दास्तान है। आने वाला समय भारत की डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा है और हमारी जो कूटनीति हमेशा कामयाब रही है। वेट एंड वॉच की नीति हमने अपना रखी है। जैसे ही तमाम पिक्चर क्लियर होंगी, हमारी सरकार भी अपने पत्ते खोलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से जो भारतीय और ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो है लगातार भारत की भूमिका को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर जो है इस वक्त जो है तमाम लोग जो है स्पष्ट रूप से साझा नहीं बात कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें
तो जिस तरह से जो है लगातार तेल के उत्पादन या फिर इसके अलावा पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की बात लगातार जो है आज सुबह से ही चल रही है, जहां आज एक खबर सामने ये भी आई है कि राजस्थान का एक व्यक्ति जो है ईरान इजराइल युद्ध के बीच जो है मारा जाता है। बहरहाल इससे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।